हमारी यंग जनरेशन जब भी जॉब में आती है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो सेविंग्स की चीज़ें नहीं होती हैबिट, या खुदा ना खास्ता आपकी डेथ हो गई, आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं, आपके वाइफ हैं, बच्चे इंडिपेंडेंट हैं, उसके बाद क्या? भारत सरकार इस तरीके की 3 स्कीम चलाती है। एक ईपीएफ स्कीम है, अच्छा, एक ईपीएस स्कीम है, एम्प्लॉइज़ पेंशन स्कीम, और एक है ईडीएलआई स्कीम। जी। एम्प्लॉय के सैलरी से 12% का पीएफ कटता है डिडक्शन, जी। और ऑलमोस्ट इक्वल 12% एम्प्लॉयर भी देता है, और साथ में ही एम्प्लॉयर से हम और डिडक्शन थोड़ा सा करते हैं जो जाता है हमारी ईडीएलआई इंश्योरेंस में। इन केस ऑफ डेथ ऑफ मेंबर, सर्विस में मेंबर की डेथ होती है तो उसकी वाइफ को विडो पेंशन मिलती है, और उसके कम से कम 2 बच्चों को अप टू द एज ऑफ 25 ईयर्स जब तक उनका नहीं हो तो उनको जो है चिल्ड्रन पेंशन मिलती है। स्कीम है ईडीएलआई स्कीम, इसको कहते हैं एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक स्कीम। इसमें यदि जो है कोई कर्मचारी अपनी सर्विस के दौरान मृत्यु होती है तो मिनिमम 2.5 लाख रुपये और मैक्सिमम 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस का पैसा मिलता है उसको। ये यूएएन नंबर जो है हर एम्प्लॉय को दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है सर, कोई सर्विस कर रहा है, वो स्विच भी करता है जॉब, अब उसमें क्या होता है कभी कभी वो लिंक करना भूल जाता है, तो उस सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए? तो यूएन से आपके सारे मेंबर आईडी कनेक्टेड रहेंगे। जब आप लास्ट में जहाँ सर्विस छोड़ेंगे, आपको अपना पैसा चाहिए तो आपको सिर्फ यूएन नंबर देना है। तो ट्रांसफर पहले हमें करना पड़ता था एप्लीकेशन, अब तो ऑटो ट्रांसफर हो गया। आपने एक नौकरी छोड़ी, जैसे ही दूसरी नौकरी चालू की, ऑटोमेटिक हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कि वो जो पुराना सारा पैसा सर्विस है नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। बहुत बड़ा चेंज लास्ट ईयर लाया गया, और लास्ट ईयर 2025 के शुरुआत में ये लाया गया कि मैक्सिमम चीज़ें जो बेसिक चेंजेस हैं, नेम, नाम के, जेंडर के चेंजेस हैं, या सरनेम चेंजेस है, कुछ बेसिक चेंजेस है, उसके लिए ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, ना ऑफिस भेजने की ज़रूरत है। ऑनलाइन सिस्टम अपना सभी केवाईसी अपडेट जरूर करें। आपका आधार तो लिंक हो गया, लेकिन क्लेम तो तभी सेटल होगा जब आपका बैंक अकाउंट भी अपडेट, तो जरूरी है। कहाँ पैसा आएगा ये तो आपको जानना करवाना है। बैंक अकाउंट जरूर अपडेट करवाइए अपना जो है, और जो लेटेस्ट आपका बैंक अकाउंट है वो अपडेट करवा दीजिए। समझ लीजिए सर, किसी की जॉब छूट गई, कोई जॉब नहीं कर रहा 6 महीने तक, तो उस पैसे का क्या किया जाता है? क्या वो निकाल सकता है? बट मेरा एडवाइस यही है, अनलेस अनटिल बहुत अर्जेंट नहीं हो, हमें अपना पीएफ अकाउंट मेंटेन रखना चाहिए। यदि आप भविष्य में नौकरी में आने वाले हैं तो पीएफ अकाउंट नहीं बंद कराना चाहिए, पीएफ अकाउंट मेंटेन रखिए। जय हिंद, लाइफ टाइम देख रहे हैं आप, और आज का एपिसोड बहुत खास है। ये सिर्फ इसलिए खास है क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं ना, जॉब लगती है हमारी, और हमारी जब सैलरी आती है, और उसके 30-40 साल बाद जब हम सोचते हैं रिटायरमेंट का, तब हमको लगता है कि यार हमारे पास क्या है जीने के लिए। तब हम देखते हैं तो हमारे पास एक ज़रिया होता है, एक पीएफ अकाउंट जो हमारा होता है, जिसको हम प्रोविडेंट फंड कहते हैं। बट जब पीएफ का नाम आता है तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं कि क्या ये इतना आसान है निकालना, क्या ये हमारी मदद करेगा या नहीं करेगा। आज इन्हीं सवालों को समझेंगे कि ये कितना ज़रूरी है आपके लिए, और कितना आसान है ये तरीका कि आप ये पैसे निकाल सकते हैं या नहीं। हम जानेंगे वैभव सिंह से, जो कि हैं पीएफ रीजनल कमिश्नर ग्रेटर नोएडा। सर, वेलकम टू लाइफ टाइम सर। सबसे पहले सवाल सर आपसे यही कि जब भी नौकरी हम करते हैं सर, हमारा सबसे पहले एक तो है सैलरी आती है और पीएफ कट जाता है। बहुत दुख होता है तब तो कि यार जो इन हैंड सैलरी है वो हमारी कम आई है, जो बात जो होती है और जो आता है वो कम आता है। पहले तो हमको लगता है कि यार कट गया, बट जो हम लार्जर पिक्चर में देखते हैं, जब वो अमाउंट इकट्ठा होता है तो वो कितना बेनिफिशियल है सर? देखिए, प्रोविडेंट फंड को एक स्टैट्यूटरीली मैंडेटरी देने का यही एक बहुत बड़ा रीज़न था कि जो हमारी यंग जनरेशन जब भी जॉब में आती है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो सेविंग्स की चीज़ें नहीं होती हैबिट। उसको लगता है जो पैसा आया है लेट्स एक्सपेंडिचर करें उसका। परंतु जो है ये अगर हम कानून के दायरे में लाके पीएफ में कितना मैंडेटरी कटता है। पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, कि भविष्य निधि, कि भविष्य में कभी कोई आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है तो आपके पास एक इतना अमाउंट होना चाहिए कि उस चीज़ को आप, कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी भी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, या फिर फैमिली का कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, या ओल्ड एज। सबसे बड़ी चीज़ होती है ओल्ड एज, जब आप कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं, किसी आपकी एज हो गई, आपकी जॉब खत्म हो गई है, तो आपके पास उस समय क्या है, जब सोर्स ना हो, जब कोई इनकम का सोर्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रोविडेंट फंड एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है ओल्ड एज में। तो इसलिए जो है ये चीज़, क्योंकि भारत सरकार का ये है कि हमारे नागरिकों के प्रति, कि हमारे नागरिक जब वृद्ध अवस्था में जाए, या फिर ऐसी फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गए, आप किसी जगह जॉब नहीं कर पा रहे हैं, इनकैपेसिटेटेड हो गए, या खुदा ना खास्ता आपकी डेथ हो गई, आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं, आपके वाइफ हैं, बच्चे इंडिपेंडेंट हैं, तो उसके बाद क्या? तो कहीं ना कहीं ये ईपीएफ एक्ट, जो प्रोविडेंट फंड एक्ट है, सोशल सिक्योरिटी कोड, वो काम आता है। वो फैमिली को जो है एक तो प्रोविडेंट फंड का जो पैसा वो मिलता है, साथ में एक पेंशन स्कीम है, पेंशन, वाइफ को पेंशन मिलता है, बच्चों को भी एक चिल्ड्रन पेंशन मिलता है,
एंड ऑर्फन बच्चे जहाँ पे माता पिता के दोनों के डेथ, वहाँ ऑर्फन पेंशन मिलता है 25 साल की उम्र तक। बच्चे अगर हैंडीकैप्ड है तो उनको जो है हैंडीकैप्ड पेंशन मिलता है, लाइफ लॉन्ग मिलता है पेंशन। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा फाइनेंशियल सपोर्ट रहता है ऐसी स्थिति में जब ज़रूरत पड़ती है। तो उस सभी चीज़ों को देखते हुए सोशल सिक्योरिटी कोड के अंतर्गत ये स्कीम्स बनाई गई हैं। सर आपने जवाब में बहुत सारी स्कीम्स बताई कि इसके साथ इतनी सारी इंश्योरेंस है, ये मेरे को नहीं लगता, मेरे को भी नहीं पता था, मैं आपके यहाँ से सुन रहा हूँ। ऐसी इंश्योरेंस इसके साथ मतलब कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते, क्या क्या इंश्योरेंस है, हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए, इस भारत सरकार इस तरीके की 3 स्कीम चलाती है। एक EPF स्कीम है, अच्छा, एक EPS स्कीम है, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम, और एक है EDLI स्कीम। जी। EPF स्कीम है, जैसा कि आप पता है कि एम्प्लॉय के सैलरी से 12% का PF कटता है डिडक्शन जी, और ऑलमोस्ट इक्वल 12% एम्प्लॉयर भी देता है जी। तो जो 12% मेंबर के सैलरी से कटता है वो पूरा का पूरा PF के अकाउंट में जाता है जी। और जो एम्प्लॉयर काटता है 12%, एम्प्लॉयर की इससे आता है 12%, उसमें से अराउंड 8.67 जो परसेंटेज होता है अप टू द लिमिट ऑफ वेज 15,000, वो पैसा जाता है पेंशन स्कीम में। और बाकी जो पैसा बचता है वो पैसा आता है PF स्कीम में, जी, PF में जमा होता है। और साथ में ही एम्प्लॉयर से हम और डिडक्शन थोड़ा सा करते हैं जो जाता है हमारी EDLI इंश्योरेंस में। अच्छा, EDLI। अच्छा। तो EPF में तो प्रोविडेंट फंड आपको हर साल इंटरेस्ट देता है, जो विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया, करंटली इट इज़ अराउंड 8.25%। ओके। एंड वो हाईएस्ट है। एंड द सेकेंड पेंशन स्कीम में क्या होता है कि जब आप मिनिमम कम से कम आपने अगर यदि 10 ईयर्स की सर्विसेज की है और एट द एज ऑफ 58, जब 58 साल आपकी उम्र होती है, तो अगर आपकी 10 साल की सर्विस है तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अच्छा। तो आपको पेंशन कुछ एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के हिसाब से एवरेज आपके 5 साल के जो लास्ट वेजेस रहते हैं उसके एवरेज के हिसाब से और लेंथ ऑफ सर्विस जो होता है उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलता है। साथ में उसमें 2 पेंशन 3 पेंशन और होता है। एक तो इन केस ऑफ डेथ ऑफ मेंबर, सर्विस में मेंबर की डेथ होती है तो उसकी वाइफ को विडो पेंशन मिलती है और उसके कम से कम 2 बच्चों को अप टू द एज ऑफ 25 ईयर्स जब तक उनका नहीं हो तो उनको जो है चिल्ड्रन पेंशन मिलती है। ओके। और यदि किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो पहले शुरुआत के जो 2 बच्चे जो 25 साल से कम उनको मिलेगा। जैसे एक बच्चा कोई 25 साल की उम्र पार कर जाता है तो जो तीसरे नंबर का जो बच्चा है तो उसको स्टार्ट हो जाएगा, वो भी 25 साल की उम्र तक उनको पेंशन मिलता रहेगा। तीसरा है कि अगर माता पिता की दोनों की डेथ हो गई तो बच्चे को ऑर्फन पेंशन मिलता है, वो भी लगभग जब तक वो अपना डिपेंडेंट नहीं हो जाता तब तक उसको वो पेंशन मिलती है। इन केस आपके पत्नी और बच्चे नहीं हैं तो आपके माता पिता हैं तो आपके माता पिता को भी पेंशन आजीवन मिलेगा। तो ये पेंशन स्कीम। और तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है EDLI स्कीम, जिसको कहते हैं एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक स्कीम। इसमें यदि जो है कोई कर्मचारी अपनी सर्विस के दौरान मृत्यु होती है तो मिनिमम 2.5 लाख रुपया और मैक्सिमम 7 लाख रुपये का इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, उसको भारत सरकार देती है। अच्छा। ये बहुत, और इसका तो मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कोविड। तो जब मैं था उज्जैन में पोस्टेड था उस समय, तो वहाँ पे मैं न्यूज़पेपर एक दिन पढ़ रहा तो न्यूज़पेपर वहाँ की गवर्नमेंट ने निकाला कि कुछ इतने बच्चे ऐसे जिनके माता पिता दोनों की कोविड में डेथ हो गई। तो हमने अपने ऑफिसर से बोला कि एक बार आइडेंटिफाई करो कहीं इनके माता पिता EPF के मेंबर तो नहीं है। उसमें से एक फैमिली मिली, एक बच्चे की फैमिली जिसमें माता पिता दोनों EPF के मेंबर थे। अच्छा। और फिर हमने, हमारी टीम ने जो फैमिली से कांटेक्ट किया, उनके जो बच्चे के नाना नानी थे उनके साथ था, उनको पता भी नहीं था ऐसी स्कीम भी है, इसमें पेंशन स्कीम है, इंश्योरेंस स्कीम है। हमने सारी चीज़ें विद इन 15 to 20 डेज सारा करा के जो है उस बच्चे का पेंशन स्टार्ट करवाया, उसका PF का पैसा दिया और इंश्योरेंस का जितना पैसा बनता है वो मिला। तो उस दिन जो उसकी फैमिली को भी लगा कि भारत सरकार की ऐसी स्कीम है जो ऐसी स्थिति में कितना अच्छा उस छोटे से बच्चे के लिए, और जब तक वो बच्चा 25 साल की उम्र तब तक उसको वो पेंशन का अमाउंट लगभग 2,500 रुपये का पेंशन था उसको। 25 साल की उम्र तक उस बच्चे को 2,500 रुपये का पेंशन, एक छोटा सा सपोर्ट भारत सरकार की तरफ से। तो ये स्कीम लगती तो है कि आपके जेब से कट के जा रहा है पैसा कुछ, परंतु जब ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, ऐसी स्थिति आती है, तब इसका महत्व समझ में आता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने इस स्कीम को बनाया है दोनों। सर बिल्कुल, आपने जो ये स्कीम बताई बहुत ही, मतलब मैं कहूँगा कि एक जागरूक करने वाली बात है और एम्प्लॉय इसमें ज़रूर आगे बढ़कर इसको जानना चाहेगा। बट ये जो स्कीम्स हैं, ये मतलब इतना एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं किया जाता, हम बताते क्यों नहीं कि ऐसा भी कुछ स्कीम है भारत सरकार का? सर पहले तो नहीं, लेकिन मैं विगत जब से मैंने 2014 में सर्विस ज्वाइन की है उसके बाद से आज मैं देखता हूँ EPFO में काफ़ी परिवर्तन आया है। और पिछले 4-5 सालों में हमें जो है, जो गवर्नमेंट का डायरेक्शन है, हमें प्रचार प्रसार में काफ़ी जो है हमें फंड मिल रहा है कि हम प्रचार प्रसार करें। आप सोशल मीडिया देख लीजिए, प्रिंट मीडिया, पहले हम नहीं जाते थे, सच बात है, बट पिछले 4-5 सालों में हम काफ़ी बढ़े और आजकल तो हम लोग जहाँ हमें मौका मिलता है सोशल मीडिया पे EPFO के अकाउंट्स हैं जी, प्रिंट मीडिया में, यहाँ तक न्यूज़ मीडिया में भी हम लोग FM रेडियो पे भी जिंगल्स चलवाते हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार की सारी स्कीम
पब्लिक तक पहुँचे। बिल्कुल तो सर, हमारा फोकस है और निकट भविष्य में हम और जो है अपना एडवर्टीजमेंट पे काम करेंगे। बिल्कुल सर। और जैसा कि आपको हम हर महीने एक निधि आपके निकट का प्रोग्राम भी करते हैं, जो इंडस्ट्री के एरियाज़ में हमारी ऑफिसेज जाते हैं, ऑफिस से बाहर निकलकर वहाँ भी जाके हम सब इंडस्ट्रीज़ के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, यूनियंस हैं, एम्प्लॉय यूनियन, एम्प्लॉयर यूनियंस, सबके साथ इंटरेक्ट करते हैं और जो भी नए अपडेट्स हुए हैं या फिर जो भी स्कीम्स उसके बारे में हम प्रचार प्रसार करते हैं। अच्छा सर, अब ईपीएफ तो हम समझ लिया, पीएफ भी हमने समझ लिया। अब दूसरा एक वर्ड आता है यूएएन। ये यूएएन नंबर जो है हर एम्प्लॉय को दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है सर, कोई सर्विस कर रहा है, वो स्विच भी करता है जॉब, अब उसमें क्या होता है कभी कभी वो लिंक करना भूल जाता है, तो उस सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए कि कहीं उसकी रुकावटें ना आए सर? कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन का बनाने का एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न यही था। पहले आप कहीं पे भी, आज 2014-15 से पहले कहीं पे भी जॉब करते थे, वो पीएफ ऑफिस का पीएफ कोड होता था वहाँ पे, जिस जगह काम करते थे उस एस्टेब्लिशमेंट का। फिर कहीं नई जगह जाते तो वहाँ एक नया आपको नंबर मिलता था। यस सर, राइट। आपकी प्रीवियस और इस सर्विस में कोई लिंकेज नहीं होता था, ऑटोमेटिक लिंकेज नहीं है। यस। तो आपको फिर फिजिकली फॉर्म 13 ट्रांसफर करवाना पड़ता था। इसी सब को देखते हुए भारत सरकार ने यूनिवर्सल अकाउंट यूएन नंबर का लिया कि आपका एक यूएन नंबर कॉमन रहेगा। आप जहां भी सर्विस में जाएंगे उस कंपनी को आप अपना यूएन नंबर देंगे, वो यूएन नंबर डालेगा, फिर वहां का जो नया आपका मेंबर आईडी होगा, एम्प्लॉय आईडी, एस्टेब्लिशमेंट आईडी, उससे कनेक्ट करेगा। तो यूएन से आपके सारे मेंबर आईडी कनेक्टेड रहेंगे। जब आप लास्ट में जहां सर्विस छोड़ेंगे, आपको अपना पैसा चाहिए, तो आपको सिर्फ यूएन नंबर देना है। इसमें भी बहुत सी दिक्कतें आई, बहुत सी जगह मल्टीपल यूएन्स क्रिएट हो गए क्योंकि कोई आइडेंटिफायर नहीं था। तो 2016-17 के बाद भारत सरकार ने जो है यूएन में आधार मैंडेटरी किया। ओके। तो जब आधार नंबर, क्योंकि आधार तो यूनिक नंबर है, तो 2017 के बाद से भी जितने यूएन जनरेट हुए हैं तो वो आधार से लिंक हो गए। एक बार आपका यूएन आधार से लिंक हो गया और आप जहां नौकरी जा रहे हैं अपना यूएन दे रहे हैं, तो आपका सारा रिकॉर्ड आपके यूएन से लिंक हो गया। अब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, चाहे कितनी मर्जी स्विच कर लें, स्विच कीजिए, बस अपना यूएन नंबर दीजिए आधार लिंक्ड, और आपका सारा सर्विस उसमें हो जाएगा। आपको कुछ नहीं। अब तो रिसेंटली जो है ट्रांसफर पहले हमें करना पड़ता था एप्लीकेशन, अब तो ऑटो ट्रांसफर हो गया। आपने एक नौकरी छोड़ी और जैसे ही दूसरी नौकरी चालू की, ऑटोमेटिक हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कि वो जो पुराना सारा पैसा सर्विस है नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और ये मेरे को लगता है सर, ये किसी को पता भी नहीं होगा कि ऐसा होता है। क्योंकि हम लोग पहले क्या करते थे कि हम दूसरी कंपनी में जाते थे कि भाई हमने दूसरी कंपनी में, या आप एक्सेप्ट कर लो, सारा कर लिया। वो बहुत सारा लंबा प्रोसेस था, कई बार वो बहुत दिक्कतें आती थी। और इसमें एक बहुत बड़ा रीजन ये होता था, आप दूसरी कंपनी छोड़ के चले आए, अब एम्प्लॉयर को आपसे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। वो बहुत से जो है फोन भी नहीं उठाते, सपोर्टिव नहीं होते थे, सच बात है। तो हमने एम्प्लॉयर का रोल ही खत्म कर दिया। आप जो है भाई, भारत देखिए सरकार, करंट जो भारत सरकार उसका यही है, एम्प्लॉय का पैसा है, एम्प्लॉय के कंट्रोल में रहना चाहिए। बिल्कुल सर। तो हमने पूरी जो हमारे चेंजेस हुए हैं और भविष्य में जो निकट भविष्य में चेंजेस आने वाले हैं, सब एम्प्लॉय सेंट्रिक है कि एम्प्लॉय का जो पैसा है उसके कंट्रोल में होना चाहिए। वो जब चाहे तब पैसा निकाल सके, निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो है, और सारा इन्फॉर्मेशन उसके मोबाइल पे अवेलेबल होना चाहिए जी। और जैसे जैसे हम आपसे बातें करते रह रहे सर, जो जो हमारे मिसकंसेप्शन थे वो थोड़े बहुत क्लियर होते जा रहे हैं। क्योंकि जब भी ऐसा होता था कि हम सोचते थे कि पीएफ कट, अरे यार अब निकालना बहुत मुश्किल होगा, और हमें ये भी नहीं समझ में आता था कि कट कितना रहा है। फिर हमें अब थोड़ी सी जागरूकता बढ़ी कि मिनिमम 12% कट रहा है। सर इससे ज़्यादा भी हम कटा सकते हैं, जैसे कि जैसे बेनिफिट है इसके, जैसे आप बता रहे हैं कि अगर कोई ये सवाल पूछे तो इससे ज़्यादा भी हम लोग कटा सकते हैं। एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर का एक जॉइंट होता है, अगर चाहे तो आप 12% के ऊपर एम्प्लॉय अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा भी सकता है। बढ़ा भी सकता है, बढ़ा सकता है। तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो एम्प्लॉय चाहे तो वो बढ़ा सकता है। सेविंग एक ऐसा उसकी सेविंग ही हो रहा है, बट हमें इंटीमेट करना पड़ता है पीएफ ऑफिस को, उनको वो बढ़ा सकता है, प्रोवाइडेड आप की क्या है कि एक लिमिट बना दिया गया कि इसके ऊपर का जो भी आप पीएफ साल भर में अगर यदि 2.5 लाख से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन आता है तो उस पर जो इंटरेस्ट अर्न होता है उस वो टैक्सेबल हो जाता है। अच्छा। हाँ, 2.5 लाख तक का जो अमाउंट है अगर आता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता। जो कि एक भारत में एक एवरेज एम्प्लॉय का जो है मैक्स महीने का जो है 2.5 लाख रुपये, साल का जो है 2.5 लाख बहुत ज़्यादा होता है, तो इतना आता नहीं लोगों का। जनरली हमारे जो है ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो है 2.5 लाख के अंदर ही कॉन्ट्रीब्यूशन में हो जाते हैं। अच्छा सर, अब ये कंट्रीब्यूशन की बात हो गई, डिडक्शन की बात हो गई। सर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम समस्या भी ये आती है और ये आपसे जानना बहुत ज़रूरी है कि कई बार क्या करते हैं ना, हम फॉर्म में जो है हमारा नाम वो करण और नंदा फॉर एग्जांपल में अपना, और आधार में मेरा नाम बीच में एक वर्ड और ऐड हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है सर, मैच नहीं हो पाता है, तो कभी कभी रिजेक्शंस भी आते हैं और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जा रहा है सर? इसका भी सॉल्यूशन हमने जो है लास्ट ईयर जो है हमारे गवर्नमेंट ने दे दिया, हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया। पहले आपको जितने भी करेक्शंस कराने रहते थे वो ऑनलाइन कराने रहते थे और उसमें हमेशा पूरा रोल एम्प्लॉयर का होता था और
ऑफिस का होता था। एम्प्लॉयर फॉरवर्ड करता था, ऑफिस के पास आता था, ऑफिस अपने हिसाब से उसको फिर प्रोसेस करता था जो भी कमियां हैं नहीं है। फिर लास्ट ईयर जो है हमारे माननीय श्रम मंत्री जी ने जो है बोला कि ये, और हमारे यहाँ जो ग्रीवेंसेस भी आते थे, वन ऑफ द मेजर चंक ऑफ ग्रीवेंसेस यही थे कि मेंबर डिटेल्स के जो है चेंजेस के, हाँ मिसमैच है, उसकी वजह से क्लेम्स नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। उसको देखते हुए बहुत बड़ा चेंज लास्ट ईयर लाया गया, और लास्ट ईयर 2025 के शुरुआत में ये लाया गया कि मैक्सिमम चीज़ें जो बेसिक चेंजेस हैं, नेम, नाम के, जेंडर के चेंजेस हैं या सरनेम चेंजेस है, कुछ बेसिक चेंजेस है, उसके लिए ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, ना ऑफिस भेजने की ज़रूरत है। ऑनलाइन सिस्टम, हमने ऐसा ऑनलाइन सिस्टम चलाया है कि बहुत सी चीज़ें एम्प्लॉई खुद अपने आधार के बेसिस पे चेंज कर सकता है। अच्छा। और बाकी जो थोड़ा और मेजर चेंजेस हैं, वो नेम चेंजेस हैं समथिंग, वो एम्प्लॉयर अपने लेवल पे ही कर देगा। एम्प्लॉई हमारे पास जो बहुत से ज़्यादा क्रिटिकल चेंजेस है जिससे कि पूरा चेंज हो सकता है अकाउंट का, वैसे चीज़ें जो हैं ईपीएफ ऑफिस में आते हैं। वो मैं बताता हूँ, मैं एज इंचार्ज था उज्जैन ऑफिस का, तो दिन भर में मेरे पास ऐसे जो है चेंजेस सिस्टम में 100 से ज़्यादा आते थे। आज मैं ग्रेटर नोएडा का बहुत बड़ा ऑफिस है, उज्जैन से बहुत बड़ा ऑफिस है, यहाँ का मैं इंचार्ज हूँ। मेरे अकाउंट में एक भी चेंज का नहीं आता। अच्छा। सारा जो है लोअर लेवल पे हो जाता है, हमारे लेवल पे आता ही नहीं चेंजेस। और हमारे वो ग्रीवेंसेस, जो मेंबर डिटेल्स के ग्रीवेंसेस जो परसेंटेज था वो ड्रास्टिकली डाउन हो गया। अब ग्रीवेंसेस आते ही नहीं है कि मेरा मेंबर डिटेल अपडेशन नहीं हो रहा है। तो ये बहुत आसान प्रक्रिया कर दिया गया है, और भविष्य में चीज़ों को जिस तरीके से हम बदलाव ला रहे हैं शायद और आसान हो जाएगा चीज़ें। सर ये सुन के बहुत अच्छा लगा, ये इन्फॉर्मेशन मेरे को लगता है काफ़ी लोगों को हेल्प करेगी। और सबसे ज़्यादा सर, अगर कोई ग्रीवियंसेस इसके अलावा कोई आपके पास आते हैं, वो क्या ऐसे कोई ग्रीवियंसेस हैं अगर आप बताना चाहें दर्शकों को? देखिए, ज़्यादातर ग्रीवेंसेस जो हमारे पास आते हैं वो मेनली मैं बता रहा हूँ 2016-17 के पहले के जो सर्विसेज थे, यस, जो आधार से लिंक्ड नहीं थे, जो आज तो ज़्यादातर वही ग्रीवेंसेस हमारे पास आते हैं, इस तरीके के ग्रीवेंसेस आते हैं। जी सर। और कुछ ग्रीवेंसेस ऐसे भी होते हैं कि देखिए क्या होता है कि कुछ मेंबर होते हैं, उनको चीज़ों की नॉलेज नहीं होती। बिल्कुल सर। और इस चक्कर में जब उन्हें पता नहीं, जैसे आपने बताया बहुत सी स्कीम्स बारे में लोगों को पता नहीं है, तो उनको किस तरीके से क्या सिस्टम यूज़ करना चाहिए, ऑनलाइन सिस्टम कैसे यूज़ करना चाहिए नहीं रहता, तो वैसे ग्रीवेंसेस भी आते हैं, उनको अभाव होता है, तो फिर हम उनको डायरेक्शन देते हैं। इस तरीके के ग्रीवेंसेस हैं। और मैं तो बोलूँगा कि पिछले 1 साल के अंदर हमारे ग्रीवेंसेस का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है, गिर गया। और तीसरा एक होता है कि बहुत से क्लेम्स आते हैं, क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं। वन ऑफ द मेजर रीजंस, उसमें दो तीन फैक्टर्स मैं बताऊंगा क्लेम्स रिजेक्शन का। एक फैक्टर होता है कि आपने कहीं पे काम किया है, उसके पहले भी आपने बहुत पुराना काम किया जो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर नहीं हुआ है, जिससे ऑटोमेटेड है, उसके पहले के जो ट्रांसफर्स हैं आपने वो आईडीज ट्रांसफर नहीं कराई, और उसके पहले ही आप चीज़ों को सेटल करवा रहे हैं। तो वो होता है, क्योंकि जब तक वो ट्रांसफर हमारे पास होगा नहीं तब तक हम सेटलमेंट करते नहीं हैं। तो वो हम गाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को कि अपना सारा सर्विस जितना एक जगह लेकर आते हैं, पुराने जितने भी हैं, हम उनको हेल्प भी करते हैं उस तरीके की चीज़ों में। और दूसरा होता है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं ग्रीवेंसेस अपना लेकर आते हैं कि रिसेंटली हम बताएं कि चेंजेस हुए हैं कि बैंक अकाउंट अपडेट करने का है, तो बैंक अकाउंट अपडेशन नहीं रहता, जो है उनका बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किया हुआ उन्होंने, वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको, तो हम सभी लोग को ये डायरेक्शन देना चाहेंगे, मतलब रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना सभी केवाईसी अपडेट जरूर करें। आपका आधार तो लिंक हो गया, लेकिन क्लेम तो तभी सेटल होगा जब आपका बैंक अकाउंट भी अपडेट, तो जरूरी है, कहाँ पैसा आएगा ये तो आपको जानना करवाना है। तो बैंक अकाउंट जरूर अपडेट करवाइए अपना जो है, और जो लेटेस्ट आपका बैंक अकाउंट है वो अपडेट करवा दीजिए। और यदि आपका वो बैंक कोई आपने अपडेट कराया वो चेंज हो जाता है, तो आपके पास उसको चेंज करने का भी ऑप्शन है। आप उसको अपडेट भी कर सकते हो जब चाहो तब, और वो सिर्फ आपको करना है, उसमें ना एम्प्लॉयर, हमारा रोल है, किसी का रोल नहीं है। आपने बैंक अकाउंट डाला, वो हमारा सिस्टम सीधे एनपीसीएल जो का सिस्टम है उससे वेरीफाई कर लेता है नाम से कि ये इन्हीं का बैंक अकाउंट है, और जैसे वो 1 से 2 दिन के अंदर वेरीफाई हो जाता है तो हमारे यहाँ टिक आ जाता है, अब उस बैंक में पैसा जा सकता है। अच्छा, तो देखिए ये कितना जो है प्रोसेस कितना सिंपल हो रहा है, और हम जैसे जैसे सर से बात कर रहे हैं हमको भी समझ में आ रहा है कि ये इतना मुश्किल नहीं है जो हमको लगता है कि पीएफ बहुत मुश्किल है, प्रोसेस बहुत मुश्किल है। सर अब आगे बढ़ाते हैं इस सवाल को। जैसे अभी कभी कोई ऐसा केस आया है कि उसकी एम्प्लॉय की सैलरी बंद होगी बट पीएफ कटता जा रहा हो, ऐसा कभी कुछ हुआ? सैलरी बंद हो गई, पीएफ कटता जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता कि सैलरी बंद हो गई, लेकिन हाँ हमारे पास कभी कभी ऐसे आ जाते हैं कि उसका मेंबर का डेट ऑफ एग्जिट हो गया है, डेट ऑफ एग्जिट खत्म हो गया है, उसके बाद भी 1-2 महीने पैसा एम्प्लॉयर गलती से डाल देता है। अच्छा, एम्प्लॉयर डालता है, गलती से डाल दिया जो है, तो जब हम कभी सेटलमेंट करते हैं तो ऐसी चीज़ें जब आती है तो हम एम्प्लॉयर से क्लैरिफिकेशन लेते हैं, प्लस एम्प्लॉय से भी क्लैरिफिकेशन लेते हैं कि आपकी सर्विस की एंड डेट तो ये थी, लेकिन इसके बाद भी 1-2 महीने का पैसा आया हुआ है थोड़ा बहुत, कि आपका पैसा है किसका, तो जैसे क्लैरिफिकेशन आता है उसको हम रेक्टिफाई करके फिर एम्प्लॉय का जो है क्लेम सेटलमेंट कर देते हैं। अच्छा, ये होता है। तो अगर समझ लीजिए सर किसी की जॉब छूट गई,
कोई जॉब नहीं कर रहा 6 महीने तक, तो उस पैसे का क्या किया जाता है? क्या वो निकाल सकता है या वो वहीं रहेगा? और अगर 6 महीने के बाद दोबारा उसकी जॉब लग गई तब क्या प्रोसेस रहता है सर? देखिए, एक मिनिमम टाइम पीरियड दिया गया है कि अगर यदि इस पीरियड तक कोई आपकी नौकरी नहीं लगती है, आपका कोई पीएफ नंबर नहीं अटैच होता यूएन से, तो उसके बाद आप अपना फाइनल सेटलमेंट कर सकते हैं। अच्छा, कोई टाइम पीरियड सर अगर बता पाए? 2 महीना होता है। अच्छा। कि टाइम है Gap तो है। हाँ, कि अब तक नौकरी नहीं लगती है तो आप इसको अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। बट मेरा एडवाइस यही है, अनलेस अनटिल बहुत अर्जेंट नहीं हो, हमें अपना पीएफ अकाउंट मेंटेन रखना चाहिए। यदि आप भविष्य में नौकरी में आने वाले हैं तो पीएफ अकाउंट नहीं बंद कराना चाहिए, पीएफ अकाउंट मेंटेन रखिए। बहुत से एम्प्लॉइज़ क्या करते हैं, पीएफ का पैसा निकाल लेते हैं, साथ में पेंशन का भी पैसा निकाल लेते हैं। पेंशन का पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण वो सर्विस लेंथ है। आपने मान लीजिए यदि कहीं 8-9 साल नौकरी की है, आप पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपने पीएफ का पैसा भी निकाल लिया, वो 9 साल का पैसा भी निकाल लिया, तो 9 साल की आपकी सर्विस, अभी कहीं और आप 1 साल और नौकरी कर लोगे तो आप 10 साल के लिए आजीवन पेंशन के लिए आप हो जाओगे। तो मेरा ये सबसे एडवाइस है कि पीएफ के पैसे को तभी निकालने का प्रयास जब आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, कोई और आपके पास ऑप्शन नहीं बचा है, बहुत ज़्यादा, yes। तभी आप निकालिए जो है पीएफ का पैसा आपके भविष्य की ज़रूरतों के लिए, आपके बुढ़ापे के लिए, आपके जो है जब आपके पास कुछ नहीं है आपका तब के सहारा, लिए, आपका सहारा जब है। इनकम नहीं है तब आपका तब वो आपका सहारा बहुत है। बड़ा सहारा बनेगा, ये आपको समझ में आएगा। बट सर कभी कभार ऐसा होता है हमारी सोसाइटी में, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती थी जब हमें पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। कई बार होता है कि हमको ना लोन मिलता है तो फिर हम कहीं और देखते हैं तो देखते हैं कि पीएफ में हमारा पैसा है, तो क्या हम सारा पैसा निकाल सकते हैं या कुछ लिमिट है या उस पर टैक्स भी कटता है? ये हम जानना एकदम चाहेंगे सही। ऐसी परिस्थितियों के लिए ही हमारे यहाँ एडवांस क्लेम्स होते हैं। फॉर्म 31 होता है, अच्छा, जिसमें कई सिचुएशंस दिए, जैसे मैरिज है, मेडिकल इमरजेंसी है, आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस है, सबको मकान बनवाना होता है, पैसा उसी लिए होता है, प्रॉपर्टी बच्चों के एजुकेशन के लिए है, कुछ चाहिए हमें, राइट सर। तो उसमें कुछ एडवांसेज है, फाइनल सेटलमेंट नहीं होता, एडवांसेज होते हैं कुछ। उसमें मिनिमम इतने सर्विस होना चाहिए, ओके, इतने सर्विस का आप क्वालिफाई कर लोगे तो आपको जो है मकान के लिए मिल जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, परचेज ऑफ लैंड या ऑल्टरनेशन ऑफ हाउस, बच्चे की शादी, खुद की शादी के लिए, या जो भी बहुत सी जरूरत है उसके हिसाब से डिफरेंट क्राइटेरियाज बने हैं, उसमें आप पैसा निकाल सकते हैं। अच्छा, पीएफ का पैसा ऐसा नहीं है ब्लॉक, हमने उसमें और आपको एक बहुत मजेदार बात बताऊं, हाँ, जानना चाहेंगे सर। 2014-15 में जब मैंने ज्वाइन किया था पीएफ प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट, उस समय ये एडवांसेस के लिए जो शादी करना है, परचेज ऑफ लैंड है, जिसके लिए हर चीज के लिए आपको प्रूफ देना होता था कि आप यहाँ जमीन खरीद रहे हैं, मकान आपका है, बच्चे की शादी, कार्ड लगाना, शादी का कार्ड भी अटैच लगाना पड़ता था सारा। अब वो सही है, उसको वेरीफाई भी करवाते थे बहुत से ऑफिसेज, बहुत सी चीजें। अच्छा, तो सरकार ने जो है जब आया तो बोला कि क्यों भाई, मेंबर का पैसा है, हाँ, और मेंबर डिक्लेयर कर रहा है, सही बात है, हमें अपने मेंबर, अपने एम्प्लॉइज पे भरोसा रखना चाहिए। उसने अगर डिक्लेयर किया कि शादी है, एजुकेशन लोन लेना है, बच्चे का लोन लेना है, घर बनाना है, हमें मानना है, कोई वैलिडेशन हमें नहीं चाहिए, ये पैसा उसका है, उसको ट्रांसफर करो। इतना इजी कर दिया फॉर्म 31 कि जो है कि आज आप देखोगे सब फॉर्म 31 निकाल के ही सारा पैसा निकाल ले रहे हैं अपना जितना चाहिए। तो बहुत ईजी हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो इससे सर फायदा भी हुआ है सर? बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। ऐसा नहीं है कि नुकसान ही हो रहा, फायदा भी हुआ है। बट कहीं ना कहीं जैसा आपका जो मैसेज था कि आपको सेव करके रखना चाहिए, ये तब पता चलेगा जब आपको सबसे देखिए, अब है क्या कि सरकार ने चीज़ें इतनी आसान बना दी हैं तो ठीक है, आसान ठीक है, लेकिन पीएफ का जो मतलब है भविष्य निधि के लिए है। तो सभी खासकर यंग जनरेशन से जो है उनसे मैं ये बोलूंगा कि भविष्य निधि का पैसा, और इतना अच्छा रिटर्न तो आपको कहीं और मिलेगा भी नहीं, इतना सेफेस्ट रिटर्न है, मतलब सिक्योर रिटर्न, वंस यू हैव अर्नड यू हैव अर्नड इट। 8.25 आपका साल के अंत में क्रेडिट हो गया, वो लाइफ टाइम आपका, अच्छा, नो टैक्सेबल, कोई टैक्स नहीं लगता उस पर जो है। तो आपकी इतनी अच्छी सेविंग हो रही है, जरूरत पड़े तो यूज़ कीजिए, वो जरूरत के लिए पैसा है, परंतु यदि जरूरत नहीं पड़े, सिर्फ पैसा इसलिए निकालना है बैंक अकाउंट की तरह, तो वो थोड़ा हमें कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, तो साल में एक बार इंटरेस्ट, जैसे हमको साल में एक बार जो है गवर्नमेंट एफडी कराते हैं जैसे करते हैं, तो गवर्नमेंट जो है साल में एक बार जो है डिक्लेयर करती है कि इतना इंटरेस्ट रेट देना है हमको, जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है सब निकाल के। तो फ्रेंकली स्पीकिंग आज के समय में जैसी परिस्थितियाँ वर्ल्ड इकोनॉमी की है, ईपीएफओ इज गिविंग वन ऑफ द हाईएस्ट इनकम इंटरेस्ट रेट, 8.25 इज रियली ग्रेट, बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट है इस पे। बिल्कुल सर, और इसमें टैक्स फ्री, और इसमें कोई एज फैक्टर भी नहीं है, अगर हम एफडी में जाते हैं तो वहाँ पे एज फैक्टर के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट मिलता है। सभी एम्प्लॉइज को, चाहे यंग जनरेशन हो, जो भी हो, सबको बराबर मिलता है। तो ये बहुत अच्छा स्कीम है, मतलब तो इसको पैसा तो निकालना चाहिए। तो लास्ट, इट शुड बी लास्ट की, अब कहीं कोई ऑप्शन ना हो, कोई लास्ट रिजॉर्ट है कि आपको लेना तभी लीजिए। अच्छा, अब इसमें एक और अपडेट आया है सर, यूपीआई भी हम लोग सुन रहे हैं कि यूपीआई के थ्रू हम पैसा निकाल पाएंगे। इसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे। ये मॉड्यूल जो है भारत सरकार का डिक्लेरेशन है, अभी हमारा लेटेस्ट एक साइट्स आ रहा है ईपीएफओ का, उसमें ये लॉन्च होगा, और जैसे लॉन्च होगा ये काफ़ी सुगम बनाएगा लोगों को विड्रॉल बेनिफिट्स, तो जल्द ही आने वाला है वो।
तो मतलब उससे यूपीआई से हाँ, यूबीआई जैसे विड्रॉल बेनिफिट की जो हम बात कर रहे हैं कि कुछ पैसे फाइनल विड्रॉल ना करके विड्रॉल, तो इस तरीके का सिस्टम इसमें बनाया जाएगा कि कुछ पैसे जो है आप यूपीआई के थ्रू निकाल सकें। अच्छा, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होगा, बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होगा। वही है ना कि किसी भी प्रकार ये भी फिर बहुत सारे हिंड्रेंसेस, सब चीज़ आपके कंट्रोल, एम्प्लॉय के कंट्रोल में दिया जा रहा है और बहुत इजी हो गया बहुत सर। easy, बहुत अगर मैं easy यूपीआई से पैसा निकाल पा रहा हूँ तो इसका मतलब मेरे अकाउंट में ही पैसा है आज एक आप तरीके क्लेम से। अप्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं एक दिन तो लग ही जाता है प्रोसेस होने में। हाँ। यूपीआई में इंस्टेंट पैसा हाँ, आपके वही मेरे अकाउंट का पैसा मैं कहीं भी यूज कर तुरंत आ सकता हूँ। जाता है। बहुत अच्छी चीज़ है ये। ये और भी एक आपको एक चीज़ changer मैं होगा। बताऊं कि हमारा रिसेंटली हम लोगों ने क्या किया है कि जितने भी हमारे क्लेम्स हैं आते हैं, खासकर एडवांस वाले जो क्लेम्स बता रहे हैं हम इसमें ज़्यादातर क्लेम हमने ऑटो सेटलमेंट कर दिया है। अच्छा, हाँ, आप अप्लाई करेंगे तो सिस्टम अपना वैलिडेशन करके सारा चेकिंग करके सिस्टम ही सेटल कर देता है। हमारे ऑफिशियल्स के पास क्लेम नहीं आता। और इसमें जो है नेग्लिजिबल रिजेक्शन, कोई सिस्टम का इशू कोई हो, अदरवाइज 99% सक्सेस रेशियो, कोई रिजेक्शन नहीं होता इसमें। तो मतलब ऑनलाइन ही आपने फिल कर दिया, हमारा सिस्टम ही जो उसको वैलिडेट करके उसको प्रोसेस कर अब देता है। आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं, अब कोई आपको manual चक्कर लगाने की intervention जरूरत नहीं। और विद टाइम इस चीज को और बढ़ाया जाएगा। अच्छा। इस चीज को धीरे धीरे बाकी सभी क्लेम्स में भी लाने की प्रयास है। जो हमारा नया सिस्टम ईपीएफओ का आने वाला है वो बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है और बहुत ईजी करने वाला है एम्प्लॉइज के लिए, मेंबर्स के लिए हमारे। तो सर अगर कोई ऐसी कोई गलती जो आप बताएं कि जो हम लोग कर देते हैं जिसकी वजह से ज़्यादातर कम रिजेक्ट हो रहे हैं, कोई ऐसी गलती जो हम ना करें, अगर हम आपके जहन में कोई ऐसा हो कि हम ज़्यादातर गलतियां ये कर रहे हैं? ज़्यादातर जो मुझे मिलता है कि मोस्टली जो मेंबर्स कुछ क्लेम्स अप्लाई करते हैं, जो उनके अकाउंट में कुछ पैसा नहीं होता तब भी क्लेम्स अप्लाई करते रहते हैं। अच्छा। तो वो थोड़ा हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि एक बार वो चेक कर लेना चाहिए। दूसरा, ऐसा कुछ नहीं, पहले जैसे बैंक अकाउंट का मैं वैलिडेशन बताता हूँ। पहले एक बहुत बड़ा रीज़न आता था, मैं आपको बताना भूल गया, कि बैंक अकाउंट जब आप केवाईसी अपडेट करते थे साथ में आपको अपना चेक भी लगाना पड़ता था, या कैंसिल चेक या स्टेटमेंट लगाना पड़ता था। स्टेटमेंट, यस। तो बहुत से लोग गलत लगा देते थे या नहीं लगाते थे या एलिजिबल नहीं होता था, दिखता नहीं था सही से, तो उसकी वजह से भी जो है लोगों के क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते थे। अब वो भी खत्म कर दिया गया, अब वो भी नहीं करना है। सिर्फ आपको अपना बैंक अकाउंट आईएफएससी डालना है, हम सिस्टम से वेरीफाई कर लेंगे सही है कि नहीं है। तो वो सभी जो वो भी खत्म हो गया, तो उससे भी जो रिजेक्शन रेशियो बहुत कम हो गया हमारा, रिजेक्शन रेशियो इस वजह से। तो और समय के साथ तो हम बता दें कि एक बार आपका आधार से लिंक है, केवाईसी से लिंक्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो मुझे नहीं लगता है कि जो मुझे एम्प्लॉइज़ को और कुछ बताना, क्योंकि आजकल तो सबका डेटा जो है सिंक्ड है आधार से, तो इतना ज़्यादा इशू आता नहीं है एम्प्लॉइज़ की तरफ और से। अब सब कोई चेक भी कर सकता है ऑनलाइन, इतनी बढ़िया सुविधा हो हाँ, गई है इतनी कि सारी चीज़ें हैं, कि आप सब कुछ चेक कर सकते हैं, कितना पैसा है, कितना क्या इंटरेस्ट आ रहा है आपको, कितना कट रहा है आपको, तो अब तो ये सब ऑनलाइन है ये। सर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एम्प्लॉय को हर महीने अपना, जैसे आप सैलरी अकाउंट में चेक करते हैं सैलरी आया कि नहीं है, तो ये आप लोगों को जो हमेशा पीएफ का अकाउंट रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए कि आपका मेंबर एम्प्लॉयर पैसा प्रॉपर पैसा जमा भी करता है, सही जमा कर रहा है कि नहीं। अच्छा। क्योंकि बहुत से एम्प्लॉयर्स ऐसे हो सकते हैं कि जो कम जमा करते हो, आपको पता नहीं। उस केस में क्या करें सर? उस केस में यदि कम हो तो आप जो है ईपीएफ ऑफिस में कंप्लेंट करो, जो नियरेस्ट ईपीएफ ऑफिस है वहाँ बताएं कि हमारे। तो ये भी एक सुविधा है सर। हो सकता है भाई, मतलब चांस है 100 में से आपका अगर 12% कटना है, 100 रुपया कटना है, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर 80 रुपया काट के जमा कर रहा है और आप उसको अपना चेक नहीं कर पाए, जब आप नौकरी छोड़ के जा रहे हो, हमारे पास ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं, जब नौकरी छोड़ के जाते हैं तब वो अपना चेक करते हैं, बोलते हैं सर हमारा जितना पैसा होना चाहिए जितना नहीं है। तो वो ड्यूरिंग द सर्विस चेक करो अपना। आपको आपका पैसा जैसे सैलरी चेक करते हो वैसे वो भी हम मंथली चेक करो। आपके पास हम एसएमएस भेजते हैं जब भी पैसा आता है, बट यदि नहीं एसएमएस आता है, कुछ नहीं आता, तो आप अपना लॉगिन करके चेक कीजिए। और नहीं आता तो अपने एम्प्लॉयर से पूछिए, नहीं आता तो फिर ईपीएफ ऑफिस को मेल कीजिए कि सर हमारा पैसा नहीं जमा हो रहा है। क्योंकि हम अगर अपडेटेड रहेंगे टाइमली तो हम टाइमली एक्शन भी ले सकते हैं। बिल्कुल सर। जो आपका पैसा है। तो इस तरीके से मैं चाहूँगा अपने पीएफ अकाउंट के प्रति सजग रहे सभी एम्प्लॉइज जितने। तो जितने आप जागरूक रहेंगे आपका ही फायदा है सर। आपका ही फायदा है। तो इसमें एक और हम चीज़ पूछना चाहेंगे सर, ये पीएम विकसित रोजगार योजना जो है, इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, ये भारत सरकार ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा लास्ट ईयर अगस्त 2025 से स्टार्ट किया है इसको। इसमें लगभग इसका 1 लाख करोड़ का बजट है। अच्छा। एंड इसमें फोकस यही है कि नया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कराया जाए, नए रोजगार सृजन हो भारत में। और इसमें 2 पार्ट है, एक पार्ट ए है, पार्ट बी है। पार्ट ए प्योरली एम्प्लॉयज़ के लिए, जो भी ऐसे नए एम्प्लॉयज़ जो पहली बार जॉब में आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम उनका यूएन क्रिएट हो रहा है। अच्छा। पहले कभी उनका यूएन क्रिएट नहीं हुआ है। ऐसे सभी नए रोजगार वाले युवा जो है उनके लिए भारत सरकार ने एक मुश्त राशि दी है, 15,000 मैक्सिमम है, जो आपकी सैलरी फर्स्ट मंथ की सैलरी है, अप टू द लिमिट ऑफ 15,000 वो आपको दिया जाएगा।
ताकि एक फाइनेंशियल सपोर्ट आता है। आप नए शहर में आते हो, नई नौकरी करने आते हो, तो एक आपको भारत सरकार एक शुरुआती आपको सपोर्ट देना चाहती है। अच्छा, आसान भाषा में अगर समझो कि अगर मेरी जॉब लग रही पहली बार, पहली मेरा नौकरी, यूएन पहली बार क्रिएट यूएन क्रिएट हुआ आपका, तो मेरे को ये धनराशि सरकार की तरफ से मिलेगी, सैलरी अलग। सैलरी अलग, वो तो आपकी कंपनी दे रही है, सैलरी दे रही है, पीएफ काट के जमा हो रहा है वो अलग है, ये अलग पैसा है। ये अलग पैसा दिया जाएगा, ये 2 किश्तों में दिया जाएगा। प्रोवाइडेड इसमें एक कंडीशन, 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, पहली किस्त आपको तभी मिलेगी जब उसी कंपनी में लगातार आप 6 महीना काम करोगे। अच्छा, तो 6 महीना टाइम स्पेंड मिनिमम 6 महीना करेंगे तो पहली किस्त मिलेगी, उसके बाद अगला 6 महीना करेंगे तो दूसरी किस्त मिलेगी। आधा। साथ में एक छोटा सा फाइनेंशियल लिटरेसी का कोर्स है। अच्छा, वो उनके यूएल लॉगिन में आता है एम्प्लॉइज़ के, उसको बस आपको करके जो है उसको बस देखना है, पढ़ना है, वो हो जाएगा। आपने इसको देखा है कि एक फाइनेंशियल लिटरेसी की किस प्रकार का जो आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, सेविंग होना चाहिए लाइफ में किस तरीके की, उससे रिगार्डिंग एक छोटा सा कोर्स है, वो करना है। और वो सारा पैसा फिर आपको जो 1 साल के अंदर मिल जाएगा। और दूसरा पार्ट बी है इसमें है कि जो एम्प्लॉयर्स, जो कंपनीज है, क्योंकि देखिए मेन तो रोजगार सृजन तो इंडस्ट्री करती है, कंपनीज करते हैं, तो उसको सपोर्ट के लिए, कंपनीज के लिए सपोर्ट के लिए पार्ट बी है, जिस पार्ट बी में ये है कि यदि 50 से ज़्यादा एम्प्लॉय स्ट्रेंथ वाली कंपनीज हैं, उनको कम से कम 5 एम्प्लॉय का, और जो 50 से कम उनको कम से कम 2 एम्प्लॉयज़ का रोजगार सृजन करना है लगातार 6 महीने तक। तो पर एम्प्लॉय का 3 बैलेंस बना है कि जितने भी आप नए एम्प्लॉयज़ क्रिएट कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट अपने यहाँ, उनके लिए नए एम्प्लॉयज़ का मतलब ये भी हो सकता है कि एक तो फर्स्ट टाइमर जिसका पहले बार यूएन है, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो किसी और कंपनी से छोड़ के यहाँ पे आए, उनका ऑलरेडी यूएन हो, उनके लिए भी मिलेगा। उनके लिए भी, हाँ, ऐसा कंपनी को उसके लिए भी मिलेगा, क्योंकि कंपनी तो रोजगार क्रिएट किया है। भाई 50 रोजगार थे, अब 60 लोग कर रहे हैं, तो 10 लोग आपने क्रिएट किया है, तो उसमें न्यू कमर भी हो सकते हैं और कोई पुराने जो कहीं और से रिजॉइनीज भी हैं, तो उनके लिए। तो यदि जो है किसी की इनकम 10,000 से नीचे है, तो जो वेतन होगा उस एम्प्लॉय का, उसका 10% कंपनी को मिलेगा। 10,000 से 20,000 के जो वेज वाले लिमिट वाले हैं, उनको 2,000 रुपये, उसके लिए 2,000 रुपये मिलेगा एम्प्लॉयर को। और 20,000 से ऊपर अप टू 1 लाख रुपये तक के लिए 3,000 रुपये मिलेगा आपको। 6 महीने जैसे किस काम किया, 5 लोगों ने किया, तो 5 लोगों के हिसाब से जो होगा 6 हर महीने का, ये पर मंथ मिलेगा। अच्छा, हर महीने ये पैसा मिलेगा, लेकिन एक मुश्त आपको 6 महीने के उस पर मिलेगा। तो ये मतलब 6 महीने कंप्लीट होने पे कंप्लीट वो स्टेबिलिटी। देखिए इसका जो है एक तो रोजगार सृजन बहुत बड़ा फोकस है पीएमजीबीआरवाई स्कीम का। बड़ी सोच समझ के बहुत अच्छी स्कीम बनाई गई है। मैं तो देख रहा हूँ इतना अच्छा स्कीम बना है कि इसमें एक तो रोजगार सृजन क्रिएट होना है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, न्यू एम्प्लॉयमेंट। साथ में स्टेबिलिटी कि कोई लेबर कहीं काम करता है तो ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने में निकल जाए, उसको कम से कम 6 महीना आपको रखना पड़ेगा, तभी लेबर को भी फायदा मिलेगा, वो भी नहीं भागे, और कंपनी को भी फायदा मिलेगा। और तीसरा है स्किल अपग्रेडेशन। अगर आप किसी इंडस्ट्री में आप 1 साल काम कर रहे हो, तो आपका स्किल अपग्रेड होगा। बिल्कुल होगा। एम्प्लॉय के लिए फायदेमंद है, एम्प्लॉयर के लिए फायदेमंद है, ओवरऑल भारत की इकोनॉमी के लिए फायदा है कि आपका लेबर स्किल्ड हो रहा है। तो वो स्किल का आगे भी यूज कर सकता है भारत की अर्थव्यवस्था में, उसके लिए भी फायदेमंद हो, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद, बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि अगर वो 1 महीने में छोड़ देगा, वो सीख नहीं पाएगा। अगर वो सीख के बाहर जाएगा, तो कंपनी ने जो उसके ऊपर खर्च करके उसको ट्रेन किया है, वो उसके काम भी नहीं आ रहा कंपनी के। तो बहुत अच्छी स्कीम बनाई गई है। और फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत अच्छी चीज़ है कि शुरू से ही फाइनेंशियल लिटरेसी किस तरीके के आपके अंदर फाइनेंशियल सेविंग्स और पीएफ से रिलेटेड चीज़ें जो हम आप समझा रहे हैं अभी, कि इसको अच्छे से जुडिशली इस्तेमाल करना चाहिए, उस तरीके की थोड़ा एजुकेशन भी मिल जाएगा। बहुत बढ़िया स्कीम है, इससे सबको जुड़ना चाहिए, सभी एम्प्लॉयर्स को। और अभी एक पहला ट्रांच जो पहले 6 महीने का था, वो अभी काफ़ी जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अभी 2nd और 3rd जो ट्रांच है, वो भी निकट भविष्य में जो है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और काफ़ी एम्प्लॉयज़ जिनको पैसा मिल रहा है बहुत खुश हैं, एम्प्लॉयर्स बहुत खुश हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में काफ़ी एम्प्लॉयर्स को अच्छा अमाउंट मिला है। दे आर रियली फीलिंग कि गवर्नमेंट उनके लिए कुछ कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। सर, न्यू जॉइनिंग के लिए तो हो गया, कुछ एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ के लिए भी कुछ है क्या? कुछ ऐसा भविष्य में ज़रूर सोचिएगा, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे आपसे। अच्छा सर, एक और क्लेम आता है, जैसे कोई एम्प्लॉय है, उसकी डेथ हो गई, घर पे डिटेल्स नहीं पता है सर किसी को, है ना, एम्प्लॉयर को भी नहीं पता है कि घर पे क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो जो पैसा है ना, उसको पता है कि उसको कितना मिलेगा, तो वहाँ पे क्या हम डील कर रहे हैं, क्या वो गैप है जिसको हम ब्रिज? उसको भी एक सिस्टम हम बना रहे हैं जल्दी कि वेबसाइट पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे, या उस इन्फॉर्मेशन से मैच जो भी हमारे पास डेटा रहेगा उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ में आपके लिए भी यदि जो भी इन्फॉर्मेशन है, आप जो भी नियरेस्ट पीएफ ऑफिस है, मैं उनसे बोलूँगा, उनकी फैमिली से जो भी है मेंबर्स के, नियरेस्ट पीएफ ऑफिस में जाके अपना वो जो भी डेटा है उनको प्रोवाइड करें और बताएं कि हमें पता नहीं इन्फॉर्मेशन इनका है कि नहीं, पीएफ कंपनी में काम करता था और ये नाम है, ये कंपनी का ये डेटा है। तो आपको नियरेस्ट पीएफ ऑफिस आपकी हेल्प करेगा। यदि उनका पीएफ अकाउंट नंबर है पीएफ का, तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी।
और हम तो डेथ केसेस में हमें तो डायरेक्शन दिया गया, हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन आती है हम स्वतः जो है घर पे उनके फैमिली मेंबर से कांटेक्ट करते हैं। खासकर स्पेशली हमें तो इन्फॉर्मेशन एक्सीडेंटल जैसे होता है, किसी इंडस्ट्री में एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, हमें पता चलता है किसी कंपनी में काम करता है, तो हमारी टीम उनकी फैमिली से कांटेक्ट करती है। ओके। उनको फिर उनका पीएफ नंबर, अगर यदि जैसे नोएडा में किसी के साथ कुछ होता है और लेकिन वो एम्प्लॉई जो है दिल्ली का है, तो हमारी नोएडा की टीम सारी इन्फॉर्मेशन लेकर कलेक्ट करके दिल्ली ऑफिस में भेजती है कि इनका पीएफ नंबर वहाँ पे है, ये क्लेम है, इनका सारा क्लेम भिजवा रहे हैं, वहाँ से हम कोऑर्डिनेट करके सारा सेटलमेंट करवाते हैं। तो डेथ केसेस हमारा बहुत एक्स्ट्रा सेंसिटिव, हमारे जैसे ग्रेटर नोएडा ऑफिस में यहाँ पाएंगे तो हमारी पूरी कोशिश आती है कि डेथ केसेस विद इन 7 डेज सेटल कर देने चाहिए, क्योंकि डेथ केसेस जनरली फिजिकली आते हैं तो उसमें काफ़ी वैलिडिटी, लेकिन हम बाकी केसेस को अलग रखते हैं और डेथ केसेस को एकदम अलग रेड फाइल में रखते हैं, टॉप प्रायोरिटी केसेस हैं। तो ईपीएफओ डेथ केसेस पे बहुत सेंसिटिव है, और ऐसे केसेस जहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके लिए हम सिस्टम, ऑनलाइन भी सिस्टम रख रहे हैं, अभी है भी और नया सिस्टम भी आएगा। और साथ में नियरेस्ट पीएफ ऑफिस जो भी है वो आपकी मदद करेगा हमेशा। आप पहुँचिए अपना सारा इन्फॉर्मेशन लेने, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है हमारे पास यदि तो आपको सारी व्यवस्था दी जाएगी। और सारा डेथ केसेस तो डेथ, जैसा मैंने बताया, डेथ पेंशन के लिए ईडीएलआई का स्कीम है, बहुत अच्छा इंश्योरेंस स्कीम है। तो इसके बारे में भी जो आपने बताया ये आप ज़रूर पढ़ें, इसके बारे में क्या है, और अपनी फैमिली को भी जागरूक करें कि ये जो है मेरा पीएफ अकाउंट है, और शेयर करें। कभी कभी सर ऐसा होता है कि हम नॉमिनी नहीं भरते। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट, अच्छा हुआ मैं दिमाग में था इस बात के लिए। हाँ, अगर नॉमिनी नहीं भरें तब क्या होगा सर? तो इसीलिए भारत सरकार ने, हम लोगों ने ईपीएफओ ई नॉमिनेशन लाया है। ये मैं सभी जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, मेंबर्स हैं, उनसे मैं बहुत रिक्वेस्ट करूंगा और एडवाइस भी करूंगा कि ई नॉमिनेशन तुरंत भरें। ई नॉमिनेशन आपके यूएन लॉगिन में आता है। अच्छा। ई नॉमिनेशन में आपको अपनी फैमिली जो भी है, फैमिली का डिटेल, उनका बैंक अकाउंट, आधार, सारा डिटेल आपको देना होता है। एक बार आपने भर दिया ई नॉमिनेशन तो भविष्य में किसी तरीके की कोई दिक्कत ही नहीं है। जो डिपेंडेंट डिक्लेयर्ड है उसका खाता नंबर, उसका आधार नंबर, सारा डिटेल हमारे पास है। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है कि बस आपको जाके क्लेम फॉर्म जमा करना है, सारा पैसा उसके अकाउंट में चला जाए। बट इसमें सर मेरे को लग रहा है एक प्रॉब्लम है, जैसे अगर हम किसी ने ये नॉमिनी डिक्लेयर किया, अब क्या नॉमिनी की भी डेथ हो गई और जो बच्चे हैं या माँ बाप हैं, तो नॉमिनी उसमें फैमिली डिटेल्स आपको अच्छा, सब कुछ पूरा, जैसे मैंने बताया पेंशन का स्कीम होता है, तो पेंशन पत्नी को भी जाता है, बच्चों को भी जाता है। तो वहाँ पे वाइफ के डिटेल्स, बच्चों की डिटेल्स, सबकी जो डिपेंडेंट फैमिली, सबकी डिटेल आपको देनी है। और अलग अलग, जैसे पेंशन स्कीम में यदि आपकी पत्नी और बच्चे हैं तो पत्नी और बच्चों को फायदा मिलता है और किसी को फायदा नहीं मिलता। तो पेंशन के लिए आपका नॉमिनेशन हो जाता है। पीएफ में आप किसी को भी नॉमिनी कर सकते हो। ओके। माता पिता को, पत्नी, बच्चों को, जिसको भी नॉमिनी करना चाहो, परसेंटेज कर सकते हो। इसको 25%, इसको 20%, इसको 30%। सेम वैसे ही ईडीएलआई में भी है 20%, 25% आप। तो वो सारा नॉमिनेशन का आप जितना, जिसको जिसका नाम डालना चाहे सारा नाम डाल सकते हैं, परसेंटेज अपना बता सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए जब आप फॉर्म भरें, या अभी भी चेक कर सकते हैं एम्प्लॉयर के पास जाके कि मेरे को एक बार फॉर्म दे दें। फॉर्म नहीं बनना, ये ऑनलाइन आपके यूएन में ही है। अच्छा, आपके ऑनलाइन यूएन लॉगिन में ही है। अच्छा, तो यूएन में आप चेक कर सकते हैं? हाँ, यूएन में चेक कीजिए। नहीं है आप तो लॉगिन करेंगे तो उसमें आ भी जाता है। जैसे आप प्रॉम्प्ट, अगर आपने नहीं भरा ये नॉमिनेशन तो प्रॉम्प्ट आ जाता है कि आपने ये नॉमिनेशन नहीं भरा, आप भर दीजिए। तो वो उसमें भी एम्प्लॉयर का कोई रोल नहीं है। सब आपने वेरीफाई कर दिया, आपने ओटीपी से वेरीफाई कर दिया, खत्म। तो ये पॉइंट जो है बहुत ज़रूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कहीं नई जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ज़रूर इन बातों का ध्यान रखेंगे। सर, जाते जाते कोई एक मैसेज आपकी तरफ से, अगर हम, मेरी तरफ से यही है कि फिर मैं वही दोबारा कहूँगा कि पीएफ का पैसा जुडिशली इस्तेमाल करें। पीएफ के पैसे को बैंक अकाउंट के पैसे की तरह ना इस्तेमाल करें, उसको जब ज़रूरत पड़े तभी इस्तेमाल करें। और भारत सरकार की जो भी जितनी भी चेंजेस लाते हैं उसका हम प्रचार अपने सोशल मीडिया में करते हैं। तब हमारे सोशल मीडिया से जरूर जुड़े रहिए, इंस्टाग्राम या ट्विटर, एक्स से, फेसबुक से, हर जगह हमारा अपडेटेड आते हैं, हम सारी चीज़ें बताते हैं। अब व्हाट्सएप पे भी अपडेट्स आएंगे? हाँ, व्हाट्सएप पे भी अपडेट्स आते हैं। व्हाट्सएप पे भी हमारे चैनल्स हैं। एंड उमंग ऐप, जो उमंग ऐप, हाँ, बहुत बड़ी अच्छी बात बताई कि उमंग ऐप बहुत अच्छी चीज़ें हैं। उमंग ऐप सब रखिए, आपको कहीं और जाने की मोबाइल पे भी चेक कर सकते हो। आपको वेबसाइट जाने की जरूरत ही नहीं है। सारी चीज़ें आपका जितना भी क्लेम लेना भी है, अकाउंट चेक करना, हर चीज़ उमंग ऐप पे है। ओके। और एक पॉइंट मैं और बताऊंगा, पेंशन जो होते हैं हमारे, जो पेंशनर्स होते हैं, पेंशनर्स को भी पहले बहुत दिक्कतें होती थी। पेंशनर्स में क्या होता है, जब आपने पेंशन ले लिया तो हर साल आपको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देना होता था। अच्छा। एक साल में एक बार कि यू आर अलाइव, ताकि आपका पेंशन कंटिन्यू रहे। यदि आप लाइफ सर्टिफिकेट नहीं देते हो तो समय बाद पेंशन बंद हो जाती है। तो बहुत दिक्कतें साल में नवंबर दिसंबर में ऑफिस में भीड़ लगी रहती थी। तो भारत सरकार ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ले आया। अच्छा। तो आप डिजिटली अपने अंगूठे से, आधार से कनेक्ट कीजिए करके, कहीं पे सेंटर से आप कहीं पे भी चले जाइए, किसी भी पीएफ ऑफिस में, किसी भी जगह जहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे अपना जाके अपना यूएन डाल के अपना लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कीजिए, आपका पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। और जिस दिन करोगे उसके 1 साल तक आपका वैलिड रहेगा। और साल में कभी भी किसी भी समय आप अपना डीएलसी अपडेट कर सकते हैं।
उसके बाद क्या हुआ कि बहुत से लोगों को बहुत दिक्कतें और आने लगी कि नहीं फिंगरप्रिंट हो पा रहा था, बहुत से मजदूरों का जो वो चला जाता था। बिल्कुल सर। तो भारत सरकार ने और इजी कर दिया फेस ऑथेंटिकेशन। ओके। एक फेस ऑथेंटिकेशन का ऐप आता है, आप हमारे सोशल मीडिया पे जाएंगे, वेबसाइट, उसमें आपको मिल जाएगा। वो ऐप आपको अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना है पेंशनर को, और घर बैठे अपना ऐप खोलना है, मोबाइल से अपना चेहरा दिखाना है, हो गया आपका डीएलसी। तो और इससे आसान क्या समझेंगे, क्या तरीके हो सकते हैं? मेरे को लगता है कि आपको सब जो सवाल हैं, जो आपके डाउट्स थे, उनका आंसर मिल गया होगा। फिर भी कोई सवाल अगर आपके मन में है, कोई जहन में है, तो ज़रूर हमें बताइएगा, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर वो सवाल पूछिए, ताकि हम सर के पास जाएं और वो आंसर ज़रूर खोजें, क्योंकि ये जो आंसर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए नहीं, और भी जो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी शेयर करी, बहुत बढ़िया लगा। शायद मैं कुछ समझा पाया हूँ यंग जनरेशन को जो है। जी, बहुत अच्छा लगा मुझे, बिल्कुल। और मज़ा आया हमको भी। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। देखते रहिए लाइफ टाइम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।